दिखाई कम देगा, लेकिन छोटा छोटा जो है ना, दिखाई कम देगा लेकिन सबको सुनाई देगा, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है से। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, जया प्रकाश नारायण एक कमेटी गठित हुआ था। जयप्रकाश नारायण कमेटी गठन हुआ था, कब गठन हुआ था? 1900। इस सिफारिश इनका क्या था, क्या ही मांग किए थे? तो देखिए, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना एक बात था। नहीं, इसको छोड़ देना है। अब मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करना। जो मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्ति करता है ना राष्ट्रपति, उसके प्रक्रिया में परिवर्तन करने का मांग था। और दूसरा था कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना। किनका? जयप्रकाश नारायण कमेटी कब गठन हुआ था? और तारकुंडे समिति देखिए, अध्यक्षता किए थे, खाली तारकुंडे से पता चल जाएगा, तारकुंडे। हाँ, इनका सिफारिश जरूरी है। वयस्क मताधिकार का उम्र 21 से घटाकर 18 किया जाना। मतदाता का उम्र 21 से कितना करने का सिफारिश किया था? 18। हाँ, अब कहिए कि मतदाता का उम्र हुआ कब? तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में 21 से 18 हुआ। लेकिन सिफारिश कर रहा है कौन कमेटी? तारकुंडे समिति। कब सिफारिश कर रहा है? 74 में। बात समझ आया? आगे आ जाइए। और इनका बात क्या था? एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत जितना भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, सब अपना खाता में आय स्रोत का जो खर्च का ब्यौरा देते हैं, हिसाब देते हैं। अगर गड़बड़ी होगा तो दंडनीय अपराध माना जाए। चुनाव जो लड़ता है हिसाब किताब देता है ना जी, कहाँ कितना प्रचार में क्या खर्च हुआ, अगर गड़बड़ी होगा तो दंडनीय अपराध हो, ऐसा सुझाव दिया था। कौन समिति? तारकुंडे समिति। दो गो कम नहीं है। हाँ, एक और कर लिए, शकधर समिति। ये कहा था कि मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो। कौन समिति? अब देखिए, छोटा छोटा और दो गो समिति महत्वपूर्ण होगा इसमें। गोस्वामी समिति देखिए, गठन कब हुआ? 1990 में। सेना और अर्धसैन्य कर्मी, राजनयिकों और भारत से बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं, जैसे सेना मान के चलिए बॉर्डर पर वोट पड़ रहा है उसका क्षेत्र में, तो वहां से वोट देने आएगा, तो उनका व्यवस्था होना चाहिए ऐसा वोट देने वाला, बीएलओ जाकर ले ले, चाहे कोई ऑनलाइन हो, ऐसा सिस्टम सिफारिश किया था। क्लियर है? आगे आ जाइए। बस इतना ही कमेटी था चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण। आगे देखिए, लोक सेवा आयोग हेडिंग होगा। लोक सेवा आयोग हेडिंग है। लोक सेवा आयोग में राज्य लोक सेवा आयोग भी होगा और संघ लोक सेवा आयोग होगा, है ना। लोक सेवा आयोग में राज्य लोक सेवा आयोग भी होगा और संघ लोक सेवा आयोग भी होगा। कहता है भारत में संघ लोक सेवा आयोग कौन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा का स्थापना हुआ। कौन एक्ट, कौन अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत 1926 में लोकसभा का स्थापना किया गया। क्वेश्चन क्या, लोकसभा का स्थापना कब हुआ? 1926। अब अधिनियम कौन है? 1919। हाँ, आ गया ये। 1924 में विधि आयोग सिफारिश किया था। विधि आयोग कहीं कहीं लिखेगा ली आयोग, तो विधि आयोग चाहे ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में स्थापना हुआ। सिफारिश कब हुआ? 1924 में। सिफारिश हुआ 24 में, वो स्थापना हुआ है 26 में, और अधिनियम है 1919। संघ लोक सेवा आयोग समझ रहे हैं? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जान रहे हैं ना। तो संघ लोक सेवा आयोग स्थापना हुआ 1926 में, सिफारिश हुआ था 24 में। सिफारिश किया था ली आयोग या विधि आयोग, और स्थापना हुआ था अधिनियम 1919 के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होता है?
अब वर्तमान में संघ लोक सेवा में कितने सदस्य हैं? 9, सॉरी 10। संघ लोक सेवा में कुल सदस्यों की संख्या अभी 10 है और संख्या निर्धारण करने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष के। यानी यदि 6 वर्ष के अंदर अगर 65 वर्ष आयु पूरा कर लेता है तो पद क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का या अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए, यही ना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, परंतु इसे हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के, जैसे बीपीएससी हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को हटाने का शक्ति, ध्यान रखिए, राज्यपाल इसको सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, लेकिन हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास। हटाता है कौन? तो राष्ट्रपति। कौन अनुच्छेद के तहत? 317। संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में है ना। लोक सेवा आयोग 315 में, कहिए लोक सेवा आयोग पूरा 315 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष को हटाने का पावर है जो राष्ट्रपति को, वो है अनुच्छेद 317 में। अच्छा, किसको कहते हैं ना, बोले कि यूपीएससी हो गया संघ लोक सेवा के अंतर्गत, बीपीएससी हो गया राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या दोनों में से जो पहले हो जाए। इसका मतलब समझ आता है ना। इन दोनों में से जो पहले होता है उसी के तहत अवकाश ग्रहण करेगा, परंतु इसके कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ अयोग्यताओं होने पर अनुच्छेद 317 के अंतर्गत कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। किसका? वो देख लीजिए कब हुआ था, गूगल पर स्थापना, गूगल पर देख लीजिए कि स्थापना कब हुआ था, क्या आइडिया। वित्त आयोग हेडिंग होगा। सब राज्य अपना अपना अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करता है। संविधान के अनुच्छेद 380 के, सॉरी 280 है ना, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। एक लाइन में कहेगा वित्त आयोग कौन अनुच्छेद में है? 280 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति किए जाते हैं। यानी वित्त आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितना होगा? 4 + 1 5, 4 गो अन्य सदस्य और एगो अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 कहता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। माने वित्त आयोग सिफारिश क्या करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए, केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारा करने के लिए सिफारिश करता है वित्त आयोग, और उसी के सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाएगा, जहां संसद में चर्चा होगा, बहस होगा। तो संघ वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के पटल पर संसद के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। कौन अनुच्छेद के तहत? राज्य वित्त आयोग के गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ, आई लिखा रहा था, आई माने इनकम, याद रखिए, 243 के आई, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई। ऐसे संघ वित्त आयोग करता क्या है? तो संघ और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारा का सिफारिश करता है और उसके संसद के समक्ष पर राष्ट्रपति रखवाता है उसको। ठीक उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग क्या करता, राज्य वित्त आयोग क्या करता है? तो राज्यपाल को राज्य, पंचायती राज, नगर पालिका, राज्य व स्थानीय स्वशासन के बीच में राजस्व बंटवारा का सिफारिश करता है और राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर समक्ष रखवाएगा, चर्चा होगा, बहस होगा। समझ में आया? यानी राज्य वित्त आयोग के सिफारिश को विधानमंडल के समक्ष कौन रखेगा? प्रस्तुत राज्यपाल। लेकिन संघ वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के समक्ष कौन? राष्ट्रपति। समझ में आ गया बात? वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है कि कितना कौन डिपार्टमेंट को मिला है पैसा कौड़ी, ये सुनिश्चित करता है। आगे आगे देख लीजिए क्या करता है ऐसे। काम क्या है वित्त आयोग का? संघ और राज्य के बीच कर, टैक्स, आगमों का वितरण, बंटवारा, राज्य के बीच आवंटन सिफारिश करता है। कौन करता है? संघ वित्त आयोग। केकरा से करता है? राष्ट्रपति से। इसीलिए इसका मेन गठन होता है।
अब देखिए, राज्य वित्त आयोग द्वारा किया गया सिफारिश के आधार पर नगर पालिकाओं पंचायतों को संसाधन की पूर्ति किया जाता है। इसका मतलब राज्य वित्त आयोग का काम है कि राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच सिफारिश करना, उसी के सिफारिश के आधार पर पैसा कौड़ी मिलेगा। तो 2 पॉइंट टिक लगा लेना। आगे आ जाइए। वित्त आयोग देखिए 15वां की जरूरत पड़ेगा, अब 16वां की जरूरत पड़ेगा। 15वां की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, फिर भी देखिए पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? और अवधि कब से कब रहा था? तीसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा। पांचवा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। पहला, तीसरा, पांचवा। 15वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2017 में। अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। कब से कब काल? 16वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 23 में। अध्यक्ष कौन है? 16वां वित्त आयोग का अरविंद पनगड़िया। कब से कब काल? 26 से 31। 2026 से 31। समझ में आ रहा है बात? अरे हाँ। चलिए निकालिए वस्तु और सेवा कर परिषद। सीधा सीधा कहिए ना, जीएसटी परिषद। जीएसटी जीएसटी बहुत हल्ला हुआ था नहीं, जिस समय नया नया आया था ये। संविधान में 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीएसटी क्या संवैधानिक संशोधन? 101वां संशोधन कब लागू हुआ है ना? आगे आ जाइए, आराम से देखिए। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 के एक जोड़ा गया है। अनुच्छेद 279 के एक में क्या है? जीएसटी। यही अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने का शक्ति प्रदान करता है। डायरेक्ट कहेगा राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद स्थापना करने का शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? 279 का एक। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 17 में लागू हुआ। वो संशोधन पूछा है क्या वहाँ है, और कब हुआ है वो वाला संशोधन? जीएसटी परिषद कितने साल के लिए? 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू करने का राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। माने भाई जीएसटी लागू करने से, अचानक लागू करने से क्षति नुकसान भी तो हुआ राज्य को, तो उसका पूर्ति करने के लिए यही सिफारिश व अनुशंसा भी करेगा। कहेगा जीएसटी लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी से संशोधन समझ गए। पॉलिटी का क्वेश्चन 101वां। 101वां संशोधन कब हुआ है? 2016। जीएसटी लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2017। जीएसटी से संबंधित कौन अनुच्छेद है? यही ना? चलिए, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, एससी आयोग। सीधा सीधा कहिए ना, एससी आयोग। एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग। देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय। इसका मतलब क्या है सर? संवैधानिक का मतलब हो गया कि इसका निर्माण संविधान किया, इसके लिए कोई एक भाग है, अनुच्छेद है, तो संविधान मूल संविधान का हिस्सा, इसलिए संवैधानिक निकाय है। क्योंकि इसका गठन कौन अनुच्छेद में है? देखिए इसी जगह बता दे रहे हैं। एससी आयोग कौन अनुच्छेद में है? 338 में। और एसटी आयोग 338 के क में कहिए चाहे ए में कहिए, है ना? ए या क। और ओबीसी आयोग 338 के ख। 338 का ख ओबीसी आयोग है। तीनों का काम क्या है? तो एससी आयोग का काम है कि एससी के लिए उत्थान करना,
आवाज बनना, आवाज उठाना एसटी आयोग का काम है, एसटी के लिए, ओबीसी आयोग का काम है, ओबीसी के लिए, यही ना। तो देखिए काम समझ ही गए। हाँ ए कहिए चाहे क कहिए, एकदम आराम से देखिए। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया था। कब? देखिए आयोग का एक अध्यक्ष, तीनों के लिए बात कर रहा है, ऐसा नहीं खाली एससी आयोग के लिए, एससी एसटी ओबीसी तीनों का एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 गो अन्य सदस्य होते हैं तीनों में। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का, तीनों में 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं हो सकते हैं, एक बार नियुक्ति हुए फिर नियुक्ति हुए ओकरा ज्यादा नियुक्ति हो नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सबका नियुक्ति कौन करता है? तीनों के लिए बात ही कह दी है, एससी आयोग हो चाहे एसटी आयोग हो चाहे ओबीसी आयोग हो, तीनों के लिए कॉमन है ना। ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों दोनों ये जो पॉइंट देखिए आप, तीनों आयोग के लिए कॉमन है। तीनों में सेम वही कि 2 कार्यकाल से ज़्यादा नहीं होगा, 3 साल का कार्यकाल होगा, सेम एकदम कॉन्सेप्ट उसके लिए। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे, सब एकदम सेम होगा, इसमें कोई चेंजिंग, और सबका राष्ट्रपति करेगा। इसीलिए तीनों आयोग आप समझ गए एक ही जगह। तीनों का काम क्या है? तो काम छोट मोटा मोटी बता दिए थे कि एससी का उत्थान करना, एससी का आवाज बनना एससी आयोग का काम है, एसटी के लिए एसटी का, ओबीसी के लिए ओबीसी का। देखिए एससी से रिलेटेड कोई भी कदम उठाया जा रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति को प्रत्येक साल जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, इसी का काम है। एससी के लिए एससी, एसटी के लिए एसटी, ओबीसी के लिए ओबीसी। क्लियर है ना? अब बताइए, पढ़ाना पड़ेगा फिर? इतना ही चीज पढ़ाना ही है। जब एससी पढ़ लिए तो एसटी आयोग में पढ़ाना होगा, फिर ओबीसी आयोग में फिर पढ़ाना होगा ये, और ओबीसी आयोग में पढ़ाना होगा फिर नहीं। एगो खाली एकरा में क्वेश्चन टिक लगाइए। ओबीसी आयोग 1953 अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया था 1953 में, 1993 में, है ना। तो चलिए ये पॉइंट क्लियर है। कॉमन कॉमन चीज हो गया कि संवैधानिक संस्था है, 3 साल का कार्यकाल है, कॉमन कॉमन हो गया। अरे भाई वही चीज एकरों में है। भारत का नियंत्रक माल्य का परीक्षक आ जाइए। कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है नियंत्रक माल्य के परीक्षक? इसे को सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। तो सीएजी इसी को कहते हैं। ये एक तरह से कहिए कि नियंत्रक माल्य का परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स एक पैसा जमा हो रहा है संचित निधि में, तो सब पैसा संचित निधि में जमा हो रहा है, तो उसका कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कब निकला है, सबका हिसाब किताब रखने का काम होता है। किसका? नियंत्रक माल्य का परीक्षक का। वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो बता रहे हैं आपको कि अगर आपका टैक्स कट रहा है, जो भी अगर नौकरी से टैक्स दे रहे हैं चाहे कहीं से आप टैक्स जमीने के दे रहे हैं टैक्स, सो पैसा जमा हो रहा है संचित निधि में। संचित निधि से पैसा कब निकला, कितना निकला, सबका हिसाब किताब किसके पास होगा? वही सीएजी नियंत्रक माल्य का परीक्षक के पास। एक व्यक्ति अधिकारी है ही, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसी के देख रेख में सब पता रहता है, इसी को पता कि कब कितना निकला क्या। और ये जो नियंत्रक माल्य का परीक्षक राष्ट्रपति के पास कहेगा कहाँ इतना कोयला के लिए पैसा निकाला, इतना चारा के लिए पैसा निकाले हैं, और राष्ट्रपति फिर संसद के समक्ष रखवाएगा, तो फिर इसका जांच होगा, तो पता चलेगा चारा तो घोटाला हो गया, पता चला कोयला घोटाला हो गया, इसीलिए हिसाब किताब मैच नहीं कर रहा है। निकाले 20 करोड़, खर्चा 8 करोड़ हो रहा है, तो 12 करोड़ मार गए, धरा जाएंगे ना। तो इसी का हिसाब किताब में रहता। नियंत्रक माल्य का परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? किंतु संसद के दोनों सदन के समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका अदाचार है साबित कदाचार, कदाचार हो जाए, असमर्थ हो जाए, पागल हो जाए, यानी हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। समझ रहे ना? इसका पदावधि नियंत्रक माल्य का परीक्षक का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या
दोनों में से जो पहले हो जाए। क्लियर, ही समझते हैं ना बात। वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। एक बार रिटायर कर गया तो कोई दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता। क्या करता है नियंत्रक मामला का परीक्षक? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन कौन है? तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, कौन संरक्षक होता है? नियंत्रक मामले का परीक्षक। भारत के संचय निधि से, चाहे प्रत्येक राज्य के संचय निधि से, संघ और राज्य क्षेत्र के संचय निधि से जो किया गया खर्चा है, व्यय है, वो लीगल खर्च हुआ है, ये इस बात का संपरीक्षा करता है, यह पुष्टि करता है। हाँ, यह पुष्टि करता है कि जो धन का निष्कासन हुआ है वो लीगल निकला है। हाँ हाँ हाँ। ना ना ना, कोई नहीं करे। तो दूसरा चीज हम देख रहे, क्या पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे नियंत्रक माले के पचू करे कि सर जी अग्निपथ वाला योजना में जो पुलिस बना है वो रिटायर करेगा तो सब तो बिहार पुलिस बन सकता है। हम बिहार वो सब पढ़ा रहे हैं जी। आधा नींद में थे ना, नींद आ रहा होगा अचानक, अचानक याद हो कि होमो का ढम भरे हैं। अ, हाँ 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 हाँ, जाएगा, पद धारण कर सकता है। हाँ। अरे मेरे भाई, आप लोग समझ में नहीं करते। हम पढ़ा रहे नियंत्रक माल्यका परीक्षा के बारे में। अब आप बता रहे कि अग्निपथ से रिटायर करेगा तो फिर बिहार पुलिस में तू करेगा। एक कोई लॉजिक है यहाँ? आप दूसरा कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होता है 62 साल में रिटायर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट के मेन मैटर है वो ना। हाई कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर करता है 62 वर्ष या 6 साल, तो 62 वर्ष में रिटायर कर गया तो सुप्रीम कोर्ट का वो जज बन सकता है। वो तो वहां ना बात है, और पढ़ाए भी हैं वो। यहाँ हम नियंत्रक माल्य के परीक्षक एक ऐसे अधिकारी के बारे में बता रहे हैं जो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। उसका रिटायरमेंट का उम्र 6 या 65 वर्ष। अब एक बार रिटायर कर जाएगा तो कोई पधारण नहीं करेगा। वो नियंत्रक माल्य के परीक्षक के बात कह रहे हैं, ना कि अग्निपथ वाला सिपाही के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हाई कोर्ट के जज के बारे में कह रहे हैं। है समझ में? नियंत्रक माल्य का परीक्षा है। अच्छा, ये बनता कैसे है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। उस समय मौसा पर ध्यान था जिसे मैं पढ़ा रहे थे कि इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए तो, नियंत्रक माल्य के परीक्षक का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पढ़ा नहीं थे? आ गया ये, हद कर दे रहे हैं लोग। मैंने सब यहीं आ गए हैं जी। नियंत्रक माल्य का परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संचय निधि के पैसा जो खर्च हुआ है वो विधि के विधि अधीन हुआ है, लीगल खर्च हुआ है, इस बात का यह संपरीक्षा करता है। नियंत्रक माल्य का परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी अन्य प्राधिकरण, अगर इन लोग दोनों में से कोई कहे कि हाँ इसका भी देख रेख करिए, कि नेपाल का भी देख रेख करिए, किसी माने राष्ट्रपति या राज्यपाल का कोई अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षा कर सकता है। जैसे राज्यपाल कहेगा कि स्थानीय निकाय के लेखा परीक्षा करो, माने नगर पालिका पंचायती राज के जो खर्च हुआ है वो विधि के बधीन हुआ है, उसका देख रेख भी कर सकता है समझ में? जब राज्यपाल कहेगा तो राष्ट्रपति कहेगा कि नेपाल के पैसा खर्च देखा, हिसाब किताब देखो, तो देगा तो भाई उसका भी ब्यौरा जांच करेगा। एक क्या है, हाँ डिपार्टमेंट बड़ा है, सब खर्च जितना भी पैसा निकल रहा है, जितना पैसा निकल रहा है सबके बारे में बताएगा ये। आगे आ जाइए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब किताब, मैंने कितना खर्च हुआ कौन देता है? हाँ, राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। माने राष्ट्रपति को देगा नियंत्रक माल्य का परीक्षा कि देखिए इतना इतना खर्चा हुआ है, और खर्चा को संसद के समक्ष रखेगा कौन? राष्ट्रपति। है समझ में?
हाँ, इसीलिए एक बार पढ़े थे कि राष्ट्रपति 3 प्रकार का प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखता है। एक नियंत्रक माल्यका परीक्षक का सिफारिश, SC ST का सिफारिश, पढ़े थे ना। तो वहीं पर क्वेश्चन मिला हो कहीं MCQ छांटने के लिए आया था। तो नियंत्रक माल्यका परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का संबंधित प्रतिवेदन किसको देगा, और उसको राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएगा और फिर उस पर चर्चा होगा, बहस होगा। क्लियर है? तभी ना दूध के दूध पानी के पानी होगा कि आप चारा के लिए खर्चा किए 20 करोड़ निकाले हैं पैसा, देखिए यहाँ हिसाब किताब 20 करोड़ निकाले हैं और खर्चा के हिसाब दे रहे हैं 8 करोड़ का, इसका मतलब 12 करोड़ का हो गया, तभी यही ना धराएगा। लोक लेखा समिति जो है ना, इसको मित्र मार्गदर्शक जांच पड़ताल करने में मदद करता है। हाँ होगा, वो आंसर करवाएंगे लोक लेखा समिति। नियंत्रक माल्यका परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल फिर कहाँ रखवाएगा, विधानमंडल, जिसे वह विधानमंडल के पटल पर रखता है। राष्ट्रपति को देगा तो संसद के पटल पर, संसद के सामने, और राज्यपाल को मिलेगा तो विधानमंडल के सामने रखेगा और दोनों जगह चर्चा होगा। यहाँ चारा घोटाला पकड़ाएगा, वहाँ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला पकड़ाएगा, 5G स्पेक्ट्रम घोटाला पकड़ाएगा इसी से। हाँ, नियंत्रक माल्यका परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रकार का परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। माने नियंत्रक माल्यका परीक्षक राष्ट्रपति को कितने प्रकार का रिपोर्ट देता है। एक तरह से विनियोग लेखा से पैसा निकालल का, और दूसरा वित्त लेखाओं पर रिपोर्ट देता है, और तीसरा कह सकते हैं कि सरकारी उपक्रम पर, यानी 3 प्रकार का खर्च का ब्यौरा देता है राष्ट्रपति के पास, और तीनों प्रकार के व्यवस्था को संसद पर रखता है राष्ट्रपति। ये कहीं क्या का कहे सर, संसद जब पैसा निकालता है ना तो विनियोग विधेयक लाया जाता है सदन में। जब पारित हो जाएगा कि हाँ पैसा निकाल लीजिए विनियोग विधेयक, तबे संसद संचय निधि से पैसा निकल सकता है। तो संचय निधि से पैसा निकलता है मतलब कि पारित होगा तब। तो एक विनियोग विधेयक वाला हो गया, दूसरा क्या हो गया, तो वित्त लेखा पर लोक परीक्षक। वित्त लेखा पर लोक परीक्षक क्या है सर, तो जैसे मान के चलिए पैसा कौड़ी जितना खर्च उछ हुआ है उस सब का। तीसरा सरकारी उपक्रम पर जो खर्चा हुआ उस सबसे, तीनों से रिलेटेड देता है राष्ट्रपति के पास, तो तीनों से रिलेटेड राष्ट्रपति संसद पर रखेगा, है ना। आगे राष्ट्रपति रिपोर्ट का संसद के दोनों सदन के पटल पर रखता है, चर्चा होता है, तब जाके लोक लेखा समिति इसका क्या करता है, जांच करता है कि हाँ ये जो खर्चा हुआ है तीनों का सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसे निष्कर्ष तक संसद को अवगत कराएगा, फाइनल डिसीजन तक संसद तक पहुंचाएगा कि हाँ इतना इतना खर्चा जो कि सही हुआ है। और नहीं तो हिसाब लोक लेखा समिति जांच करेगा, तुरंत बता देगा अरे भाई तो झोल है इसमें, 5 करोड़ का घोटाला है, हल्ला हो जाएगा 5 करोड़ का घोटाला है, ऐसा में। नियंत्रक माल्यका परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, यानी लोक लेखा समिति को गाइड करेगा, मित्र मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। क्योंकि लोक लेखा समिति जांच करता है ना, तो जांच करने में भी भूमिका निभाएगा। हाँ हाँ बोलिए। ना, रिश्तेदार को नियुक्ति नहीं करेगा, वो ऑडिटर जैसे इसमें रिलेटेड होते हैं। देखिए इस सबको मदद करने के लिए CGL में जो कहते हैं ना, ऐसे से CGL निकाल करके कहते हैं ऑडिटर बनल है। तो जो ऑडिटर वगैरह बनते हैं ना, उन सब अपना सांख्यिकी डिपार्टमेंट से उन्हीं लोगों में से नियुक्ति करेगा, ठीक है। ऐसा ना कि अपना रिश्तेदार को, नहीं ऐसा बात ना। मतलब इसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कि नियुक्त किसको करना है। नियुक्त करने के लिए अब जो जानकार आदमी हो ओकरे ना नियुक्त करेगा जी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है कि राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून के उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो राष्ट्रपति के दृष्टि में जो हो गया उसको नियुक्त कर देगा। ये थोड़े है, वैसे तो बहुत ही आदमी होंगे। चलिए, हाँ तो ऐसे ना कहिए करेगी नियुक्ति कौन करता है। भारत का महान न्यायवादी कौन अनुच्छेद में है, और महाधिवक्ता कौन अनुच्छेद में है। 89 जोड़ देना था, 165 आया था ना। भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, महाधिवक्ता 165 में है। संघ से राज्य में कुछ अनुच्छेद हम लोग लेकर आए थे, जैसे संघ मंत्री परिषद है 74 में, और राज्य मंत्री परिषद है कौन अनुच्छेद, 163 में।
जैसे प्रधानमंत्री का नियुक्ति है 75 में, नवासी जोड़ के ले आए थे 164। मुख्यमंत्री का नियुक्ति 164 में। जैसे महान्यायवादी 76 में, नवासी जोड़ के 165 में महाधिवक्ता लाए थे ना। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। एक लाइन में क्वेश्चन का, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी, और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल सबसे बड़ा विधि अधिकारी राज्य का होता है, और अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा विधि अधिकारी देश का होता है। आ रहा समझ में। और देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव, देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी। मंत्रिमंडल सचिव कहिए चाहे कैबिनेट सचिव कहिए, मंत्रिमंडल मैंने समझ रहे हैं, जो विभाग का अध्यक्ष होगा। कैबिनेट होगा, रेलवे एक विभाग है तो रेलवे में एक अध्यक्ष होगा, बाकी कई गो मंत्री होंगे। शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा, बाकी कई गो मंत्री होंगे। तो जो डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होगा कैबिनेट होगा, तो ही मंत्रिमंडल का सचिव देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी होता है। और महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और देश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी सीबीआई का डायरेक्टर होता है ना। और देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति दूसरा। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनके समिति में बोल सकता है। लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसका सदस्य, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा में वोटिंग होगा तो लोकसभा के सदस्य ना वोटिंग करेंगे। ये सदस्य है तो वोटिंग करेगा, वोटिंग नहीं करेगा कौन अनुच्छेद। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वह उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, माने जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पर बना रहता है। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी के लिए वही अर्हता, अर्हता माने योग्यता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता था कि भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक जज रहा हो, या तो 10 वर्ष 5 साल तक जज रहा हो हाई कोर्ट में, या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, एक राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून को चिकटी का ज्ञाता हो। वैसा ही व्यक्ति को न मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बना रहे थे, तो वैसा ही व्यक्ति में से महान्यायवादी भी बनाएगा राष्ट्रपति। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, कोई भी न्यायालय में। किसको? महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया जाता है। मतलब क्या सर? महान्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। क्या है? एक तरह से वकील है, कहिए सरकार का वकील है। सरकार पर आप केस करते हैं तो सरकार केस लड़ती है ना, तो सरकार तरफ से कौन केस लड़ेगा? महान्यायवादी। और राज्य सरकार के केस कौन लड़ेगा? महाधिवक्ता। आ रहा समझ में? सुनो ये कि सरकार केस नहीं हारती। सरकार का सुने केस हार गया है कभी? बहुत कम, जानबूझकर भले, नहीं तो ऐसे इतना बड़का बड़का ये सब है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ये केस हारेगा कभी? जानबूझ करके भले पब्लिसिटी के लिए चाहे कुछ मैटर के लिए, चांद कोई बात नहीं, आंदोलन हो रहा है, पीछे हट जा। तो सरकार का केस कौन लड़ता है? तो महान्यायवादी लड़ता है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी को किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। सरकार के लिए केस लड़के, क्या सरकार के अगेंस्ट भी लड़ सकती है? नहीं। क्या निजी केस कोई लड़ सकता है? हाँ, निजी केस लड़ सकता है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट अगर निजी केस है तो केस नहीं लड़ेगा। सरकार के विपरीत वाला केस ही नहीं लड़ सकता, बाकी कोई भी केस लड़ सकता है। कौन? महावादी को सहायता करने के लिए 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, मैंने एक तरह से असिस्टेंट कही। एमबीबीएस डॉक्टर के पास 3-4 गो बीएससी नर्सिंग वाला रहता है, कंपाउंडर रहता है ना जी, तो वही 2 गो रहता है इन लोग सहायता करने के लिए। कि महान्यायवादी मान के चलिए मेन है ना, तो अब बीपी नापना, वजन करना, ये सब एमबीबीएस डॉक्टर करेगा? सब छोटकन छोटकन करता है, बीपी वेट कर देगा, बीपी नाप देगा, सब कर बाद भेजता होता ना ऐसा। एक तरह से सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल है। इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि इन लोग स्टेपलर पिन मारे वाला होगा एप्लीकेशन पर, कोई जा रहा है तो स्टेपलर करके देना, ये सब इन लोग काम होगा। इन लोग लोकल, इन लोग भी छोटा छोटा आदमी नहीं है, समझिए। अब कितना हूँ मान के चलिए, सोना सस्ता होगा कितना हूँ, अगर सोना के कचड़ा भी बेचाएगा, सोना के कचड़ा, तो बादाम के महंगे बेचाएगा, नहीं बेचाएगा जी? न सोनार के कचड़ा बनिया के बादाम से महंगा ही बेचाता है, कितना हूँ सस्ता कहने बेचा है।
काहे ना काटले छाटल कचड़े हो। बादाम कितना हो, 100 200 रुपये 400 रुपये ऐसे ना हो सकता है। और सोना सोने ना रहेगा जी। तो इन लोग भी कोई कम ना है, BSc नर्सिंग वाला कोई कम मत कि उन लोग बढ़िया बढ़िया डॉक्टर रहता है। कंपाउंडर आधा दवाई उन्हीं लोग बता, डॉक्टर को जी खाली रगड़ देगा, 2 बार भेज देगा। कैसे खाना है, कब खाना, कैसे लगाना है, गर्म पानी में कि ठंडा पानी में, सब कौन बताता है। तो उन लोग भी कोई कम ना है ना। तो इन लोग भी कोई कम नहीं होता, सॉलिसिटर जनरल भी। हाँ, कोरोना में सब झोले छाप बचाया। मेन मेन डॉक्टर तो सब आ गया था। हाँ, और झोले छाप कमाएबो किया। हाँ, झोले छाप जानो बचाए, झोले छाप कमाएबो किया एकदम। इंजेक्शन देंगे, 200 रुपये दीजिएगा तो इंजेक्शन देंगे, नहीं तो ना देंगे, जाइए। ऐसे राज्य का महाधिवक्ता क्लियर है। कौन अनुच्छेद? राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा। महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ही रहेगा, यही ना। महाधिवक्ता को काज क्या काम है? तो राज्य सरकार को विधि संबंधित विषय पर सलाह देता है, यही ना। नहीं देगा जी, राष्ट्रपति जो सौंपा है वो राज्यपाल को सलाह देगा। विधि के स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपा गया है। राज्यपाल जो काम सौंपेगा वो करेगा ही। यानी अपने कार्य से संबंधित कर्तव्य के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। किसको? अंतर्वक्ता के। इससे अतिरिक्त विधानमंडल के दोनों सदन में भाग ले सकता है, समिति में भाग ले सकता है। मत का प्रयोग करेगा। जब वहां नहीं करा तो यहाँ कैसे करेगा? जहाँ के लिए वह अधिकृत है, बिना मताधिकार सलाह दे सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत का प्रयोग। महाधिवक्ता को सभी विशेषाधिकार भत्ता, पैसा कौड़ी पेमेंट मिलता है जो विधानमंडल के किसी विधायक के बराबर हर चीज मिलता है इसको भी। किसको? महाधिवक्ता के। नीति आयोग के नाम सुने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2014 को लाल किला में भाषण दे रहे थे। वहीं पे राष्ट्र के नाम एगो संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर नया संस्था लाने का घोषणा कर दिए थे। 15 अगस्त 2014 को कह दिए थे कि योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्था ला रहा है। यानी समाप्त का घोषणा कर दिए थे कब? 15 अगस्त 2014 में। बाद में 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नया संस्थान लाया गया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे आमतौर पर क्या कहा गया? नीति आयोग कहा गया। योजना आयोग के बारे में देखिए, 15 अगस्त 2014 को समाप्त का घोषणा हो गया था। भारत में योजना के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान, कोई संविधान में जिक्र है इसका? नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर यह गठन हुआ था, जैसे नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर गठन हुआ है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री होता है। आगे चर्चा करेंगे दोनों में अंतर क्या था से। नीति कहा गया, आमतौर पर नीति आयोग के नाम से जाना जाता रहा। पहला योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और पहला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन रहे होंगे? 15 मार्च 1950 में कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो पहला योजना आयोग का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन हुए होंगे? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, तो पहला नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। थिंक टैंक के रूप में काम करेगा माने सरकार के विषय, सरकार के लिए सोचेगा ही, सरकार के लिए सोचेगा। सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी थिंक नीति निर्माण करने का भूमिका निभाएगा ही, सलाह देगा। केंद्र और राज्य सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दा पर रणनीति और तकनीकी दोनों सलाह देगा। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग देखिए अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होगा वही होगा, यानी नरेंद्र मोदी अभी है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नीति आयोग का संरचना फिर से वही चीज लिखेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, है ना। पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप, नहीं लग रहा कि बार बार लिख रहा है ये? बढ़िया से करेक्शन नहीं किया जी। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री सुमन कुमारी। अरे उसी चीज को दे दिया दोबारा, तो करेक्शन करने का मतलब उसको हटा देना चाहिए, के बार रहने देना चाहिए ना। बढ़िया से करेक्शन नहीं किया पब्लिकेशन। अगर बात करें नीति आयोग के सचिवालय का गठन अगर आवश्यकता अनुसार किया जाएगा, बस आज ये दोनों में अंतर क्या है से, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है देखिए, जो आपका प्रश्न पूछ। हाँ, ये खाली कहे कि मंत्र सचिवालय गठन किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, जो पाव कुछ पहले प्रश्न पूछ रहे थे उसी का हल मिल जाएगा। 15 मार्च 1950 से गठन हुआ, 14 तक चला ही। आई 15 यानी जनवरी 2015 से शुरू हुआ है। भारत में आर्थिक आयोजन से संबंधित पंचवर्षीय योजना बनाने इसका काम था। किसका? लेकिन इसका भारत में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य से नीति आयोग 15 साल के लिए वर्षीय 15 वर्षीय विजन बनाता, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्ष के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना। एगो 5 साल के लिए योजना बना रहा था, एगो विजन बना रहा है, एक्शन एजेंडा बना रहा है, यही ना। तो दोनों में पहला अंतर समझ में आ गया। ये 5 साल के बना रहा था, वो 15 वर्षीय विजन बना रहा है, 7 साल के लिए रणनीति तकनीकी बना रहा, एक्शन एजेंडा बना रहा। क्या दोनों में अंतर हुआ? एक अजना। दूसरा अंतर, योजना आयोग केंद्र सरकार के मुख्य भूमिका होता था। योजना आयोग में, योजना आयोग जो योजना बनाती थी, प्लानिंग करती थी 5 साल के लिए, केंद्र सरकार की भूमिका होता था। लेकिन जो नीति आयोग योजना बनाती है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी सहभागिता भूमिका होता है। दो अंतर समझ में आया? योजना आयोग में केंद्रीकृत नीति था। केंद्रीकृत मैंने सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता, वही केंद्र सरकार के मुख्य भूमिका होता था यही ना। जबकि नीति आयोग में केंद्रीकरण है कि विकेंद्रीकरण है? विकेंद्रीकृत है, क्योंकि नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार नीति निर्माण क्रियान्वयन का हिस्सा होता है। तो दोनों में अंतर देखे ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नाम सुने हैं? जैसे मान के चलिए आप थाना, आपको ले गया पुलिस वाला जेल में, ले गया जेल में, वो आपको लिया जाके कह रहा है कि रोज रोज बाथरूम साफ करो। तो ठीक है, आप कैदी हैं, गुनाहगार है, तब से बाथरूम साफ करवाएगा रोज रोज? वो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, है ना। आपके यहाँ कोई काम करने लेबर आया, और का कर ले कि नीचू दूगो बोरा लदले हूँ परू कपारो पर रखले हैं, एकदम मरे जी एकदम लोड कर दिए हैं। तो मानवाधिकार जानवर बना दिए, उसको मानव रहने दिए हैं। तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आप मजदूरी दे रहे हैं तो इतना काम करवाइएगा जी। आगे देखिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एक सांविधिक है। सांविधिक है मैंने लीगल है, संवैधानिक नहीं। इसका मतलब मूल संविधान का हिस्सा। तो मानवाधिकार आयोग सांविधिक तो है लेकिन संवैधानिक नहीं है। इसका गठन अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ। मानवाधिकार आयोग का गठन कौन एक्ट के तहत? एक बहुसदस्यीय संस्था, माने एक सदस्य नहीं, एक से ज्यादा सदस्य है इसमें। इसमें एक अध्यक्ष और 5 गो सदस्य होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवा रिटायरमेंट मुख्य न्यायाधीश होता है, या सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई न्यायालय का ही जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसी का जज होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, यही ना। सेवानिवृत्त या एक उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष
चाहे सदस्य नियुक्ति कौन करता है सबका? राष्ट्रपति करता है। असल में और 6 गो सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 गो सदस्यीय समिति बनता है। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है सर? आगे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है सर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति पॉइंट क्लियर हो गया ना ये? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये लाइन आप समझते हैं, बात समझते हैं ना?